पूरा का पूरा जो विश्व और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था, चाहे भारत की हो चाहे विश्व की हो, वो फाइनेंशियल सेक्टर पर चलती है, बैंक्स के सहारे चलती है, मॉनेटरी पॉलिसीज, मॉनेटरी सेक्टर के सहारे चलती है। इस क्राइसिस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ पूरी दुनिया में, भारत में भी, उसने जितनी भी स्ट्रेंथ थी, जितनी भी ताकत थी हमारे बिजनेस सेक्टर की, उस सब को एक प्रकार से परीक्षा में डाल दिया। क्योंकि यह देखना था कि किस प्रकार लोग बिना बैंक्स के, बिना फाइनेंशियल सेक्टर के, बिना रेवेन्यू के, बिना राजस्व के कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे। मुझे लग रहा है हर किसी के लिए एक इम्तिहान बन गया और हर बिजनेस को यह देखना पड़ा कि अब हम कितने दिन तक सरवाइव कर पाएंगे। जो हमने पूंजी जमा करके रखी है, जो सेविंग्स हैं, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसके सहारे क्या हम बिजनेस को चला पाएंगे। और जो नहीं चला पाए उन्होंने बैंकों का दरवाजा खटखटाया। इसी को देखते हुए रिजर्व बैंक ने, भारत सरकार ने आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा करी, जिसके अंतर्गत 21 लाख करोड़ का क्रेडिट स्टिमुलस पैकेज, इकोनॉमिक स्टिमुलस कह लीजिए, क्रेडिट स्टिमुलस कह लीजिए, वो लाया गया, जिससे कि वो बिजनेसेस जो कि चलने में अपने आप को असमर्थ समझ रहे थे, वो बैंकों का द्वार खटखटाएं, बैंकों में जाए और वहां जाके वो उधार ले, ऋण ले, जो कि आसानी से दिया जाए, जिससे उनका काम आगे चल सके। कोविड-19 इस शताब्दी की, और इसी शताब्दी की नहीं बल्कि विश्व युद्ध दूसरे के बाद सबसे बड़ी होने वाली इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को घुटने पर लाके खड़ा कर दिया है। वैल्यू चेन्स हो, सप्लाई चेन्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, फाइनेंशियल सेक्टर हो, टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एविएशन हो, शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा है, कुछ चंद क्षेत्रों को छोड़ के, जिसने इसको प्रभावित नहीं किया है। केवल कुछ क्षेत्र जिसमें फार्मास्यूटिकल्स और दवा इंडस्ट्री आती है, उसको अगर हम छोड़ दें तो इस महामारी ने पूरी की पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। हां, टेक्नोलॉजी क्षेत्र को इसका फायदा जरूर हुआ है, क्योंकि लोग जब लॉकडाउन में चले गए और घरों में बंद हो गए, तो उस समय उनको टेक्नोलॉजी उनका साथी बनी। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो थोड़ा बहुत काम चलता रहा वो चला, और लोगों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ना भी चाहा और जितना काम कर सकते थे वो करा भी। मेरा ऐसा मानना है कि रिजर्व बैंक ने बहुत ही सकारात्मक रोल प्ले किया है। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने कंधे से कंधा मिलाकर जितनी राहत दी जा सकती थी भारत की अर्थव्यवस्था को और भारतीय बिजनेसेस को वो दी है। रिजर्व बैंक का अग्रिम रोल रहा है। जो ही लॉकडाउन हुआ उसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नई नई घोषणाएं करी, नई नई अनाउंसमेंट्स करी, जिसमें रेपो रेट को घटाना, रिवर्स रेपो रेट को घटाना, बैंकों को आसानी से ऋण देना, जिससे कि अपने ग्राहकों को, बिजनेसेस को वो और आगे आसानी से ऋण दे पाए। मैं रिजर्व बैंक की भूमिका की सराहना करता हूं, उसको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने एक मॉनेटरी कंट्रोलर, बैंकर्स बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर का रोल पूरी तरह से अदा किया है। और मैं समझता हूं रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। रिजर्व बैंक हमारी अर्थव्यवस्था को मॉनिटर भी करता है, और मैं शक्तिकांत दास जी की इस बात से सहमत हूं कि परिस्थिति इस समय बहुत अनिश्चित है, अनसर्टन है। कुछ कहा नहीं जा सकता कितने समय में इकोनॉमी रिकवर करेगी, पर अर्थशास्त्री होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि 21-22 जो आने वाला साल होगा वो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने वाली है। रिजर्व बैंक में ने एक, अंग्रेजी में बोलते हैं, लीड फ्रॉम द फ्रंट। रिजर्व बैंक ने बिल्कुल आगे बढ़कर एक रोल प्ले किया है। बैंकों से निरंतर संपर्क बनाए रखा है। बैंकों को निरंतर यह बात बोली है कि किसी प्रकार भी ग्राहकों को, बिजनेसेस को दिक्कत ना आए। जो आरबीआई ने पॉलिसीज बनाई, जो ऋण की दरें घटाई, उन दरों का लाभ जल्द से जल्द और पूरा का पूरा उन बिजनेसेस को जल्द से जल्द मिले, बिजनेसेस को आसानी से लोन मिले। क्योंकि कोरोना क्राइसिस के बाद जो मुख्य प्रॉब्लम अर्थव्यवस्था में, बिजनेसेस में देखी गई, वो थी लिक्विडिटी की। और मुझे लग रहा है इस लिक्विडिटी रूपी बीमारी को कोरोना के बाद, अगर मैं दूसरी बीमारी आर्थिक दृष्टि से मानता हूं जो इसके साथ साथ आई, वो लिक्विडिटी थी। और मैं समझता हूं कोरोना की भले ही वैक्सीन ना निकली हो, पूरा इलाज ना निकला हो, पर लिक्विडिटी का इलाज भारत सरकार ने, रिजर्व बैंक ने, और रिजर्व बैंक ने खासकर एक मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोलर के रूप में, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर के रूप में अपनी भूमिका अदा करी है और लिक्विडिटी को ज्यादा से ज्यादा अर्थव्यवस्था में देने का प्रयास किया है। इस बात के लिए मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सराहना करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि रिजर्व बैंक ने बहुत ही सकारात्मक रोल प्ले किया है।
भारत सरकार और रिजर्व बैंक ने कंधे से कंधा मिलाकर जितनी राहत दी जा सकती थी भारत की अर्थव्यवस्था को और भारतीय बिजनेसेस को वो दी है। रिजर्व बैंक का अग्रिम रोल रहा है। जो ही लॉकडाउन हुआ उसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक ने एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके नई नई घोषणाएं करी, नई नई अनाउंसमेंट्स करी, जिसमें रेपो रेट को घटाना, रिवर्स रेपो रेट को घटाना, बैंकों को आसानी से ऋण देना, जिससे कि अपने ग्राहकों को, बिजनेसेस को वो और आगे आसानी से ऋण दे पाए। मैं रिजर्व बैंक की भूमिका की सराहना करता हूं, उसको अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि रिजर्व बैंक ने एक मॉनेटरी कंट्रोलर, बैंकर्स बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी मेकर का रोल पूरी तरह से अदा किया है। और मैं समझता हूं रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है। रिजर्व बैंक हमारी अर्थव्यवस्था को मॉनिटर भी करता है। और मैं शक्तिकांत दास जी की इस बात से सहमत हूं कि परिस्थिति इस समय बहुत अनिश्चित है, अनसर्टन है। कुछ कहा नहीं जा सकता कितने समय में इकोनॉमी रिकवर करेगी, पर अर्थशास्त्री होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि 21-22 जो आने वाला साल होगा वो भारत के लिए बहुत अच्छा होगा। भारत सबसे तेज आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने वाली है। भारतीय अर्थव्यवस्था की जो मध्यमकालीन आउटलुक है, जो रिजर्व बैंक ने बोला, वो अनिश्चित है। मध्यमकालीन मैं मानता हूं 6 महीने से 1 साल तक, परंतु अर्थशास्त्री होने के नाते और विश्व की अर्थव्यवस्था को पढ़ते हुए मेरा यह मानना है और मैं इस पर पूरी तरह से कन्विंस्ड हूं कि भारत की अर्थव्यवस्था इस क्राइसिस से सबसे जल्दी निकलेगी। भारत में वी शेप नहीं तो यू शेप रिकवरी जरूर दिखाई देगी। आने वाला वित्त वर्ष 21-22 मैं समझता हूं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बन के आएगा। जो लोग अपने आप को इस वित्त वर्ष में सरवाइव कर जाएंगे, अर्थशास्त्री होने के नाते मेरा 3 शब्दों में फॉर्मूला है, सरवाइव, रिवाइव और थ्राइव। जो ही आप सरवाइव करेंगे उसके बाद आप रिवाइव करेंगे, और एक बार आप रिवाइव कर गए तो आप थ्राइव करेंगे, आप बहुत तरक्की कर सकते हैं। और यही अर्थव्यवस्था का भी हाल है। भारतीय अर्थव्यवस्था मैं मानता हूं कि दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में से होगी। आत्मनिर्भर भारत केवल एक ऐलान नहीं है, भारत के सामने बहुत बड़ा अवसर बन के आया है। और इस अवसर को मैं समझता हूं हर भारतवासी को, हर उद्योगपति को, हर उद्यमी को इसका पूरा पूरा लाभ उठाकर और भारत को इस तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देना चाहिए और इसका फायदा भी उठाना चाहिए। बैंकों के सामने, पूरे फाइनेंशियल सेक्टर के सामने, चाहे वो एनबीएफसीज हो, चाहे वो बैंक्स हो, बहुत बड़ा एक चुनौतीपूर्ण समय है। क्योंकि जिन बिजनेसेस को उन्होंने ऋण दिया हुआ था, या जिनको वो देने वाले थे, या जिनको आगे भी देना था, उनके सामने एनपीएस की, क्योंकि बिजनेस को जब घाटा होगा, बिजनेसेस की जब सेल नहीं होगी, तो लाजमी बात है कि वो अपना ऋण समय पर नहीं चुका पाएंगे। इसके कारण नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, एनपीए जिसको हम कहते हैं, उनकी संख्या बढ़ेगी, वो बड़ी मात्रा में खड़े हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है बैंकों के सामने चुनौती है कि अपनी बैलेंस शीट को वो चुस्त रखें, अपनी बैलेंस शीट को दुरुस्त रखें, क्योंकि एक स्वस्थ बैलेंस शीट ही बैंक को आगे बढ़ने में सहायता करेगी। और ऐसे में बैंकों के पास जब कैपिटल इरोजन होता है, उनकी बैलेंस शीट जब कमजोर पड़ती है, तो मैं समझता हूं बैंकों को आगे अपना कैपिटल भी सुदृढ़ करना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंक्स मार्केट से, जिसमें आईसीआईसीआई बैंक का नाम आया, सरकारी बैंकों में अभी पीएनबी का नाम आया, जो कि अब मार्केट से पैसा उठा रहे हैं अपने कैपिटल को दुरुस्त करने के लिए। सरकार तो समय समय पर करती रहती है, पर बैंकों को अब महसूस होने लगा है, क्योंकि अब वो शेयर मार्केट में सारे बैंक लिस्टेड हैं, कि वो कैपिटल मार्केट से आगे और धन सुनिश्चित करें। और मुझे लग रहा है जो जो समय बीतेगा बैंकों की हालत धीरे धीरे सुधरती जाएगी।